पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन 7 की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली और मुझसे तो आप मुखातिब हो ही चुके हैं। शुभारंभ में रोजाना आपके लिए मैं लेकर आती थी 7 की बड़ी बात, लेकिन खबरों की डबल डोज के लिए आज से श्रवण भी मेरे साथ रहेंगे। श्रवण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए आकांक्षा, तो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज बड़ी खबरें क्या कुछ है और शुरुआत करते हैं आकांक्षा। कल लाखों करोड़ों जो फैंस हैं उनको निराशा हाथ लगी। बिल्कुल, बात क्रिकेट की। बिल्कुल, तो एशिया कप से जुड़ा एक बड़ा अपडेट और बड़ी ब्रेकिंग बता दी। एशिया कप के रोमांचक मुकाबले में भारत की हार हो गई है। 5 विकेट से पाकिस्तान ने दे दी है। आपको बता दें 8 साल बाद एशिया कप में पाकिस्तान से टीम इंडिया हारी। आसिफ अली का कैच छोड़ना भारत को बहुत महंगा पड़ा। सुपर 4 में कल श्रीलंका से आपको बता दें कि टीम की भिड़ंत होगी। टीम इंडिया पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में बेहद आपको बता दें कि रोमांचक संघर्ष के बाद टीम इंडिया को 5 विकेट से आखिरकार हार का सामना यहां पर करना पड़ा। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 181 रन बनाए। विराट कोहली ने 60 रन की एक शानदार पारी उन्होंने खेली और जवाब में पाकिस्तान ने 19.5 ओवर में 5 विकेट खोकर ये टारगेट, ये लक्ष्य हासिल कर लिया। बिल्कुल, वहीं मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन पारी उन्होंने खेली और कहा जा सकता है कि उनकी ही इस पारी की बदौलत पाकिस्तान ने यहां पर जीत दर्ज की। 71 रनों की शानदार पारी। वहीं मोहम्मद नवाज ने 20 गेंद में 42 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया है। अर्शदीप सिंह ने मैच में रवि बिश्नोई की गेंद पर 17.3 ओवर में आसिफ अली का एक आसान सा कैच छोड़ दिया और उस वक्त आपको बता दें कि आसिफ खाता भी नहीं खोल पाए थे। बस यहीं से मैच बदल गया और उन्होंने इसके बाद 8 गेंद में 16 रन बना दिए। एशिया कप में भारत 8 साल के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुकाबला हारा है, ये बड़ी बात है। और इससे पहले 2014 के एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 1 विकेट से हराया था। तो श्रवण, कल का मुकाबला बेहद रोमांचक था और आखिरी तक जब मैं भी मैच देख रही तो मुझे लग रहा था कि अब इंडिया जीतेगी कि पाकिस्तान जीतेगी, लेकिन आखिरी वक्त में से रोक देने वाली वाला मैच था। लेकिन इस मैच के पीछे का जितना भी हाइलाइट्स है, पूरा एनालिसिस भी होगा श्रवण आज। और आज 6 बजकर शाम 6:40 पर आप जरूर देखिए क्रिकेट अड्डा, हमारा स्पेशल प्रोग्राम, और उसमें श्रवण पूरा एनालिसिस हम बताएंगे कि आखिर टीम इंडिया को यहाँ पर हार का मुंह क्यों देखना पड़ा। चलिए बढ़ते आगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता देते अपने दर्शकों को। चलिए, तो राजधानी रायपुर की ये बड़ी खबर है कि फिर से यहाँ पर चाकूबाजी की घटना हुई है और 2 अज्ञात युवकों के यहां पर चाकू मारा गया। बड़ी खबर यह, गणेश पंडाल से डीजे वाले युवक को छोड़ने जाते समय यह घटना हुई है। बिल्कुल, तो युवक को रोककर सोने की चेन छीनने की कोशिश की गई और चेन नहीं देने पर युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। फिलहाल घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में भी ले लिया है। गुड़ियारी थाना इलाके की यह घटना। तो लगातार राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की वारदात बढ़ती जा रही है। लेकिन श्रवण, इसके साथ एक बड़ा सवाल यह है कि अभी गणेश उत्सव चल रहा है, जगह जगह पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, सड़कों में भी भीड़ रहती है, उसके बाद भी किस तरह से चाकूबाजी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल आकांक्षा, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि गणेश उत्सव चल रहा और ऐसे में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और ऐसे में यह समझा जा सकता है कि जो आरोपी हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी यदि चाकूबाजी की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से कई सवाल यहां पर उठते हैं। चले, तहसीन जैदी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तहसीन, एक बार फिर से राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटना हुई है। निश्चित तौर पे ये बड़ा सवाल ये खड़ा करता है क्योंकि जिस तरीके से गणेश उत्सव शुरू होने से पहले आला अधिकारियों ने बैठक लेके इस बात के सख्त निर्देश दिए थे कि चाकूबाजी या कोई भी बड़ी वारदात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए सख्त गश्त हो, उसके जो सभी जो संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ की जाए और जो उनकी तलाशी ली जाए। तो उसको चलते जो है उनके सारे जो आदेश हैं, निर्देश हैं, उनको नजरअंदाज करने की बात ये सामने आई है। जिस तरीके से कल देर रात की घटना गुड़ियारी इलाके में हुई है, जिसमें बात सामने आई कि बीएसयूपी कॉलोनी शड्डू निवासी है जो विकास खांडेकर है, ये क्योंकि पुराना इलाका उसको पहले वहां रहता था ये, तो वहां ये गया हुआ था और तभी वो गणेश पंडाल से डीजे वाले को युवक को छोड़ने के लिए वहां जा रहा था
और उसके बाद वो अपने घर जाने के लिए निकला था। तभी ये शुक्रवारी बाजार लक्ष्मी मेडिकल के पास रोककर वहां पे जो 3 युवक हैं, बताया जा रहा है, अभी तक की जानकारी मिल पाई है कि 3 युवक थे, उन्होंने उसको रोका है बाइक से, और बाइक से रोकने के बाद उसके साथ सोने की चेन छीनने की कोशिश की। उसने विरोध किया और विरोध करने के बाद वो जो वहाँ जो 3 लोग थे उन्होंने चाकू निकाला है। चाकू मारने के बाद उसके जांघ, पेट और कई जगह पे वार किया है, जिससे गंभीर रूप से घायल हुआ और चेन लूट के फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने रात में ही 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया था, अभी तक की जो जानकारी मिल पाई है। लेकिन इससे साफ जाहिर है कि किस तरीके से जो गुंडे बदमाश हैं, जो इससे साफ क्लियर हो जा रहा है कि ये चाकू लेके आराम से घूम रहे हैं। निश्चित रूप से तहसीन, यही सवाल हम भी यहां पर उठा रहे हैं कि आखिर आरोपियों के हौसले दिन ब दिन इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आकांक्षा, अब ये देखना होगा कि इस घटना के बाद पुलिस इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेती है और इस तरह के अपराधों पर आखिर लगाम कब तक लग पाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और मंडला से आकांक्षा एक बड़ी खबर इस वक्त। बिल्कुल, मंडला से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता, 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। अतिक्रमण हटाने के विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। पंचायत प्रतिनिधियों के बीच विवाद हुआ और विवाद के बाद ये बवाल बढ़ गया। आपको बता दें, सरपंच और पंचायत के लोगों पर डंडा और रॉड से हमला किया गया है। नैनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर बड़ी मशक्कत के बाद पूरे मामले को शांत कराया गया। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए मामूली विवाद किस तरह से मारपीट में तब्दील हुआ है। 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, जमकर लात घूसे भी चले। आपको बता दें, अतिक्रमण हटाने के विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों के बीच विवाद के बाद ये बवाल हुआ है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है श्रवण कि पंचायत प्रतिनिधि ही किस तरह से, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है एक पर्टिकुलर पंचायत की, वही लोग आपस में जब लड़ भिड़ रहे हैं तो आम जनता के बारे में कौन सोचेगा। बिल्कुल, और ये अतिक्रमण हटाने के दौरान लगातार इस तरह की घटनाएं यहां पर देखने को मिलती है। जब इस तरह की कार्रवाई के लिए टीम पहुंचती है तो टीम पर हमला हो जाता है, भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। और कुछ इसी तरह की ये जो तस्वीरें देखने को यहां पर मिली, अतिक्रमण हटाने के दौरान 2 पक्ष यहां पर आपस में भिड़े और किस तरह से मारपीट हुई, किस तरह से पीटा जा रहा है, तस्वीरें देखिए आप। अतिक्रमण की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर ग्राम पंचायत पिंडे के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। इस संदर्भ में दोनों पक्षों के बीच में विवाद बढ़ा, तो दोनों ही आवेदनों पर जांच की जा रही है और जांच उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी चंद्रेश। ये 2 पक्षों में विवाद की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है, कुछ गिरफ्तारियां हुई क्या? जी हाँ, ये मंडला जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर नैनपुर तहसील के ग्राम पिंडई का मामला है, जहां पर 2 पक्षों में आपसी विवाद हुआ है, जमकर लाठी डंडे रॉड चली है। ये पूरा मामला एक अतिक्रमण को लेकर हटाने को था। आरोप ये है लोगों का वहां पर पुरानी नई सरपंच परिषद का कि पुराने सरपंच और उप सरपंच ने जनपद अपने पंचायत की काफी कीमती जमीन को कब्जा कर रखा और कुछ जमीन लाखों रुपए में बेच दी, जिसका कोई रिकॉर्ड पंचायत में नहीं था। नई परिषद पंचायत के चुनाव के बाद नई परिषद की बैठक में ये तय किया गया कि पंचायत की जमीन को जिस पर कब्जा है खाली कराया जाए और उस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और इस तरीके की चीजें बनाई जाए, जिसको चलते इनके परिषद में बैठक में निर्णय लिया गया कि उस कब्जे को हटाया जाए। जिसके तहत कल जब नई परिषद के लोग कब्जा हटाने उस जगह पर पहुंचे तो पूर्व सरपंच और उप सरपंच के लोगों ने लाठी डंडे राडों से काफी इनके साथ मारपीट की, जिसमें आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, जिसमें महिलाएं भी थी। और जब ये आदिवासी समाज की महिलाएं और SC/ST वर्ग के लोग थे, इन्होंने पुलिस को कंप्लेंट करी, AJK थाने में भी कंप्लेंट की गई। पुलिस का काफी बल मौके पर पहुंचा और काफी लोगों को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई करने का पुलिस ने आश्वासन दिया है और जांच जारी है। जी, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए चंद्रेश। चलिए बढ़ते आगे श्रवण, और अब अपने दर्शकों को बता देते श्रवण कि एक बार फिर से रेल यात्रियों की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली है। लगातार है ये छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 30 ट्रेनें एक बार फिर से प्रभावित हो रही हैं। यानी रेल यात्रियों को फिलहाल कोई राहत मिलने वाली नहीं है। SCR की 30 ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। आपको बता दें कि उनमें से जो 10 ट्रेनें रद्द की गई हैं, 7 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया और 4 ट्रेनों को गंतव्य से पहले समाप्त करने का यह फैसला लिया गया है। लगातार ट्रेनें रद्द होने, कैंसिल होने से यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि यही नहीं, 9 अन्य ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चलेंगी।
बिल्कुल, कुछ ट्रेनें देरी से चलेंगी। 6 से 13 सितंबर तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। हालांकि यात्री सुविधा के लिए इस दौरान महासमुंद और रायपुर के बीच 4 एक्सप्रेस ट्रेनों को पैसेंजर बनाकर चलाया जाएगा। दरअसल रायपुर रेल मंडल के लखोली रायपुर आरबी ब्लॉक हट रेलखंड के बीच दोहरीकरण व मंदिर हसौद रेलवे स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग और लखोली मंदिर हसौद के बीच नया रायपुर स्टेशन की कमीशनिंग के साथ रायपुर लखोली के बीच बिजलीकरण और नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा, जिसके कारण इन ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। यात्री सुविधा के लिए इस दौरान महासमुंद और रायपुर के बीच 4 एक्सप्रेस ट्रेनों को पैसेंजर बनाकर चलाया जाएगा। चलिए, तो लगातार ट्रेनें प्रभावित हो रही है आकांक्षा, और जो रेल यात्री हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से जो रेल यात्री हैं। चलिए जितेंद्र, सीधे मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से हम देख पा रहे हैं कि लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही है, लगातार ट्रेन रद्द हो रही है। किस तरह से जो यात्री हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? और जितेंद्र, ये भी कि इस बार क्या कारण दिया है रेलवे विभाग ने कि आखिर इस बार क्यों ट्रेनों को रद्द किया गया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रेलवे का रवैया है, लगातार आईवीसी 24 यात्रियों की समस्या यहाँ पर दिखाते आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं बीते कुछ महीनों से लगातार ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। बहुत सारी जो ट्रेनें कोरोना काल से बंद थी, उन ट्रेनों को आज तक शुरू नहीं किया जा सका है। ऐसे में लगातार जो रेल यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेल यात्री सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशान होते दिख रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों ही हमने देखा है, एक बार 68-62 ट्रेनों को रद्द किया गया, उसके बाद 58 ट्रेनों को रद्द किया गया, उसके बाद अब फिर यहाँ पर 30 ट्रेनें प्रभावित रहने वाली है। और तमाम इन ट्रेनों को जो रद्द किया जा रहा है, इसके पीछे का एक ही कारण बताया जा रहा है, जो है अधोसंरचना विकास। अलग अलग रेल खंडों में यहाँ पर कहीं पर डबलिंग का काम चल रहा है, कहीं पर रेलवे लाइन का काम चल रहा है, कहीं 4th लाइन कनेक्टिविटी का काम चल रहा है। हालांकि इस बार जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है, रायपुर रेलखंड की तमाम ये ट्रेनें हैं, 30 ट्रेनें प्रभावित रहने वाली हैं। 10 ट्रेनें इसमें अगर कहें तो रद्द रहेंगी। इसके साथ ही 7 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। 4 ट्रेनें जो है वो गंतव्य से पहले यहाँ पर समाप्त हो रही है। इसके साथ ही 9 अन्य ट्रेनें हैं जो यहाँ पर देरी से रवाना होंगी। मतलब समझा जा सकता है जो ट्रेनें चलेंगे भी, उन ट्रेनों में भी अनियमितता रहेगी, वो ट्रेनें भी देरी से रवाना होंगी, कोई गंतव्य से पहले समाप्त होगा। कहीं ना कहीं जो रेल यात्री हैं सीधे तौर पर इससे परेशान होने वाले हैं। दरअसल इस बार जो कारण दिया गया है आकांक्षा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि रायपुर रेलखंड के बीच जो लखौली स्टेशन है, इसके साथ ही नया रायपुर है, मंदिर हसौद है, यहाँ पर जो कनेक्टिविटी का काम होना है, कहीं पर दोहरीकरण का काम होना है, कहीं कमीशनिंग का काम होना है, कहीं नॉन इंटरलॉकिंग और विद्युतीकरण का काम होना है। तो तमाम इन वजहों से यहाँ पर ट्रेनों को रद्द किया गया। हालांकि रेलवे ने इस बार जरूर यहाँ पर थोड़ी सी राहत अगर कहें रेल यात्रियों की सुविधा को देखा है। 4 ट्रेनें जो है, जो एक्सप्रेस ट्रेनें रहेंगी, इनको महासमुंद और रायपुर के बीच में पैसेंजर बना के चलाया जाएगा। तो थोड़ी सी राहत जो छोटे स्टेपवेज के यात्री हैं, अभी फिलहाल थोड़ी राहत मिली है, लेकिन जैसे कि श्रवण, तमाम जो रेल यात्री हैं वो लोग उम्मीद यही कर रहे थे कि राहत और बढ़ेगी, लेकिन एक के बाद एक फिर से यहाँ पर रेल यात्रियों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। देखते हैं कब तक इन ट्रेनों को बहाल किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। तो श्रवण, जैसा कि हमारे सहयोगी जितेंद्र जानकारी दे रहे थे और हमें भी लग रहा था कि शायद हम भी अच्छी खबर देंगे अपने तमाम दर्शकों को कि अब ट्रेनों को बहाल किया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बहरहाल बढ़ते आगे कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर श्रवण। चलिए, कटनी से खबर यह कि पुलिस के लूट की बजाय मारपीट की धाराओं में मामला यहां पर दर्ज करने पर जो स्थानीय विधायक है वो नाराज हो गए और पुलिस को कानून का पाठ उन्होंने पढ़ा दिया। दरअसल अमीरगंज में सड़क निर्माण हो रहा है और आरोप है कि सुनील यादव, सचिन और सुशील ने सड़क निर्माण में लगे युवक से रेत मांगी और न देने पर यहां पर मारपीट कर 5000 रुपए छीन लिए। जिसके बाद पीड़ित पुलिस थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराया है और इसे लेकर सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार ने स्थानीय बीजेपी विधायक संदीप जायसवाल से शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस थाने पहुंचे विधायक ने कहा कि फरियादी कह रहा है कि उसके साथ लूट हुई तो लूट का मामला दर्ज करो, जांच में लूट साबित नहीं होती तो लूट की धारा हटा देना। हालांकि विधायक की नाराजगी के बाद पुलिस ने लूट की धाराओं के तहत मामला दर्ज जरूर कर लिया है। गाली गलौज मारपीट की गई, मेरी लेबरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और मारने के दौरान 4-5 लोगों के मेरे साथ में पैसा रहा जेब में, उनने वो 5000 रुपये करीब निकाले। शिकायत तो अभी नहीं लिखी जा रही है। क्या कहा जा रहा है? वो बोल रहे हैं कि हम लूट की एफआईआर नहीं लिखेंगे। मतलब आप तय करोगे कि लूट हुई कि नहीं हुई? अगर वो कह रहा है लूट हुई तो आप लूट लिख के इन्वेस्टिगेशन करो ना। अगर लूट नहीं पाई जाती तो आप लूट की धारा काट दो ना, ये अधिकार तो आपके पास है। लेकिन आप लोग तय करोगे कि हम ये लिखेंगे और इसको ये लिखवाना पड़ेगा। चलिए, विकास बर्मन हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। विकास, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर आपके पास?
मैं आपको बता दूं जो कि विधायक जो नाराज होकर थाने पहुंचे थे, उस नाराजगी के बाद पुलिस ने तो मामला दर्ज कर लिया है। उसके बाद भी अभी भी जो उनसे जब बात हुई थी कल हम लोगों ने जब वहां पहुंचे थे उनसे विधायक जी के पास, उनका ये कहना था कि जिस तरीके से पुलिस की जो रवैया है वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। इस समय पता नहीं जो पुलिस यहाँ पे जो कि 4 विधानसभा लगती है और यहाँ पे 3 विधायक हैं जो कि बीजेपी के हैं और एक कांग्रेस के हैं, जिसमें से मुड़वारा विधानसभा जो उनका है उनके विधायक में कई ऐसा लगता है कि कोई अन्य जो विधायक हैं, अन्य विधानसभा के विधायक हैं, वो इंटरफेयर कर रहे हैं शहर पर। इसलिए जो कि पुलिस की जो रवैया है उनकी बातें नहीं सुनता है। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एक विशाल करके जो कि रोड का काम चल रहा था, उस दौरान 3 लोग उससे मारपीट कर उनसे लूट कर ली गई थी। और जब वो माधवनगर थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो उनसे लूट की मामला दर्ज न कर उनसे ये कहा गया कि तुम ये लिखा दो कि पैसे गिर गए हैं, जिससे नाराज हो गए और अचानक वो थाने में पहुंचे और पुलिस को कानून का पाठ पढ़ाया है। और ये भी बताया कि यदि आपको लगता है उसकी जांच की पहले करें और यदि जांच के दौरान लूट नहीं निकलती है तो हटा दीजिए, लेकिन अभी तो ये FIR हो सकती थी। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें कि विधायक के तलवारबाजी का वीडियो वायरल हो रहा। पूरी खबर आकांक्षा। बिल्कुल, सीहोर से इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें और दर्शकों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर विधायक महोदय तलवारबाजी करते हुए नजर आ। श्रवण, अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी महोत्सव का या किसी आयोजन का ये तस्वीर है और जहां पर बिल्कुल अनोखे अंदाज में ये विधायक महोदय नजर आए, यहाँ पे अपनी कलाबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से। और ये वीडियो जो अब है सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि एक अलग रूप, एक अलग अंदाज विधायक जी का पहली बार शायद लोगों ने देखा है, इसलिए ये वीडियो सुर्खियों में बना हुआ और सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जब वो तलवारबाजी कर रहे हैं तो आसपास लोगों का उत्साह आप देखिए श्रवण कितना बन रहा है, क्योंकि अक्सर विधायक महोदय जब जाते तो लोगों के बीच में भी थोड़ा वैसा रहता है कि ये हायर ऑफिशियल है, इनसे ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन जब अपने स्थानीय क्षेत्र के रंग में रंगे हुए विधायक महोदय आते तो देखिए दर्शक भी कितना इसका नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं। सही बात है। लोग चूंकि जनप्रतिनिधि हैं तो इस तरह के रूप, इस तरह के रंग नहीं देख पाते विधायकों को, और जब इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो निश्चित रूप से लोगों के बीच एक लोगों के इस वीडियो को वो देखते हैं और ये वीडियो जो है तेजी से इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो विधायक के हुनर ने दंग कर दिया है लोगों को और जिसे देख करके सभी लोग हैरान रह गए। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें चल समारोह में विधायक ने तलवारबाजी की है। बंजारा समाज का ये चल समारोह निकल रहा था और उस दौरान विधायक महोदय का ये शानदार वीडियो सामने आया। किसानों से जुड़ी अच्छी खबर हम अब श्रवण अपने दर्शकों को बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अच्छी खबर है और आज से आपको बता दें कि धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन शुरू होगा। 31 अक्टूबर तक जो किसान है, छत्तीसगढ़ के किसान है, वो पंजीयन करा सकेंगे। 2021-22 में पंजीकृत जो किसान है उनको कैरी फॉरवर्ड करना होगा। यानी आपको बता दें कि जिनका पंजीयन पहले हो चुका है, जो पुरानी किसान है, उनको केवल अपना पंजीयन कैरी फॉरवर्ड करना होगा। राज्य सरकार ने इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का एक बड़ा लक्ष्य रखा है, जिसकी कह सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो आज से शुरू हो जाएगी और किसान जो है आज से अपनी धान खरीदी का पंजीयन आज से करा सकेंगे। बिल्कुल। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी सहयोगी सुप्रिया से। सुप्रिया, इस बार जो टारगेट है धान खरीदी का वो पिछले बार से भी और बढ़ा दिया गया है और क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, देखिए टारगेट बढ़ा दिया गया है और किसानों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि आज से किसानों के धान खरीदी के लिए जो पंजीयन की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी और 31 अक्टूबर तक पंजीयन की प्रक्रिया चलेगी। राज्य सरकार ने 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य इस बार रखा है। वहीं बीते साल की बात करें तो बीते साल भी राज्य सरकार ने 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा था। और इसके अलावा अगर हम सरकार की व्यवस्था की बात करें तो इस बार पुराने बारदाने से ही किसान धान खरीदी करेंगे। इस बार बारदाने को लेकर के भी व्यवस्था की जा रही है। तमाम धान खरीदी को लेकर के राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की जा रही है, लेकिन इस बार 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, जो किसानों के लिए राहत की खबर है। क्योंकि इस बार की बात करें तो बारिश की वजह से किसानों के जो फसल है वो काफी खराब हुए, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने धान खरीदी को लेकर के जो लक्ष्य है वो बढ़ाया है। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। बीते समय की बात करें तो बीते समय राज्य सरकार ने 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा था और अभी 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। सुप्रिया, एक सवाल यहाँ पर यह भी कि किसानों, जो पुराने किसान हैं, उनका पंजीयन कैरी फॉरवर्ड होगा, इससे कितनी राहत किसानों को, क्या कुछ फायदा होगा?
बिल्कुल, देखिए किसानों का जो पंजीयन है वो कैरी फॉरवर्ड होगा तो किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि किसान पंजीयन के लिए कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं और उन्हें निराशा हाथ लगती है, तो ऐसे में जो किसान है उनका पंजीयन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो उन्हें फिर पंजीयन के लिए और भी तकलीफ करने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रिया, ये भी आपसे समझना चाहिए कि जिन्होंने पहले पंजीयन करा लिया, क्या उन किसानों को अब पंजीयन नहीं कराना होगा? जी बिल्कुल, जिन किसानों ने पहले पंजीयन करा लिया है उन्हें पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनका पंजीयन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ऐसे किसानों को राहत मिलेगी। क्योंकि जो किसान है वो पंजीयन के लिए कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से किसानों का जो पंजीयन है वो समय पर नहीं हो पाता और किसान छूट जाते हैं पंजीयन से। तो ऐसे में इन किसानों के लिए राहत की खबर है, उनका जो पंजीयन है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसलिए राहत की खबर है किसानों को। बिल्कुल सुप्रिया, राहत की और अच्छी खबर। सरकार ने ये बेहद अहम कदम यहाँ पर उठाया किसानों के लिए कि पिछले बार जितने भी रजिस्टर्ड किसान हैं उन्हें अब अलग से धान खरीदी के लिए श्रवण पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा। शुक्रिया सुप्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए और आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर आकांक्षा क्या कुछ कार्यक्रम होंगे ये बताइए। बिल्कुल, तो राजभवन में आज एक बेहद भव्य समारोह होने जा रहा है श्रवण, और शिक्षक दिवस के मौके पर यहाँ पर शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 60 शिक्षकों को यहाँ पर सम्मान होगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगे और आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल भी सम्मान समारोह में शामिल होंगे। 56 टीचर्स को राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 4 शिक्षकों को स्मृति पुरस्कार दिया जाएगा और 56 शिक्षकों को 21-21 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। 4 शिक्षकों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है और इस मौके पर आज राजभवन में बेहद भव्य कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके के साथ ही सीएम भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चलिए बढ़ते आगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिक्षक दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में आज शामिल होंगे। ये जो कार्यक्रम है, आयोजन है दोपहर 12:30 बजे रायपुर स्थित राजभवन में होने वाले इस मुख्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके। इसके अलावा मुख्यमंत्री दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम भंसूली और बेमेतरा के शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री आज सुबह 11 बजे अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बालवाड़ी के उद्घाटन कार्यक्रम करेंगे और 11:30 बजे गोधन योजना के तहत पशुपालकों, महिला स्व सहायता समूहों और गोठान समितियों के खाते में राशि का ऑनलाइन ट्रांसफर भी करेंगे। चलिए श्रवण, अब रुक कर लेते कुछ राजनीतिक हलचलों की तरफ भी। तो मध्य प्रदेश भाजपा की कार्य समिति की आज बैठक होने जा रही है और सरकार के मंत्रियों के कामकाज को लेकर के असंतोष व्यक्त किया गया इससे पहले वाली बैठक में। चलिए, तो जिलों में मंत्रियों द्वारा दौरे न करने पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल कुछ मंत्रियों को प्रभार दिया गया लेकिन वो दौरे नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर नाराजगी यहां पर जाहिर की गई है। जिसके बाद ये फैसला हुआ कि अब 2-2 मंत्रियों को ग्रुप में 3-3 जिलों का प्रभार दिया जाएगा। ये कुछ बदलाव यहां पर किए गए नाराजगी के बाद। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्यों की मौजूदगी में ये बैठक हुई और ये बड़ा फैसला यहां पर हुआ। बिल्कुल, संभवतः अमरकंटक में भाजपा की चिंतन बैठक भी की जाएगी, जिसकी तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। बैठक के बाद 46 जगहों पर होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर मंत्रणा भी की गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र संगठन की तरफ से मिले कार्यक्रमों पर अमल को लेकर चर्चा हुई। आने वाले दिनों में फिर बैठक होगी। मंत्रिमंडल के विस्तार पर पूछे गए सवाल को वो टालते हुए नजर आए। जो विजय हम लोगों को प्राप्त हुई है उस विषय पर प्रशिक्षण की चर्चा हुई, संगठनात्मक चर्चा हुई, केंद्र सरकार की जो नीति दी गई है केंद्र संगठन की, उसका क्रियान्वयन पर हमारी चर्चा हुई। तो अच्छी लंबी विस्तृत चर्चा हमारी हुई है और आगे आगामी बैठक की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं और मेरे सहयोगी श्रवण एकदम अलग अंदाज में, नए फ्लेवर, नए कलेवर में आपके सामने प्रस्तुत हुए, साथ की बड़ी बात लेकर के। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलिए और आगे हमारा नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ आप देखेंगे हमारी सहयोगी अमृता के साथ, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।